नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। इन तमाम विषयों के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं, आपको जागरूक बनाते हैं। इसके अलावा हमारा मकसद होता है कि हम आपकी समस्याओं को भी सुने और उनके जवाब आपको तुरंत वो भी लाइव प्राप्त हो सके। तो आइए नजर डालते हैं कि आज के कौन से विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपके सवाल लेंगे। आज का हमारा पहला विषय है प्याज लहसुन की खुदाई एवं भंडारण और दूसरा विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन तिल की खेती। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, ईमेल करें। दोनों ही विकल्प आपको हम दे रहे हैं। ईमेल करने के लिए भी आप हमारा ईमेल पता नोट कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। टोल फ्री नंबर आप नोट करें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता आप नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ईमेल करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि उसी के अनुसार हम जवाब दे पाएँ, क्योंकि कई बार कुछ फसलों को लेकर वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो ईमेल भी करें, कॉल भी करें, दोनों विकल्प आपके सामने हैं। और हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे स्टूडियो में अगले 1 घंटे तक, उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। आप प्याज लहसुन की खुदाई और भंडारण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और इससे जुड़े जो भी सवाल होंगे हमारे दर्शकों को, किसानों के, उनके भी लाइव जवाब देंगे। और आप निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी जी भी हैं जो कि सीनियर रिसर्चर हैं। जी सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप सीनियर रिसर्चर हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। और आपसे हम जो हमारा दूसरा विषय है आज का यानी ग्रीष्मकालीन तिल की खेती, उसके बारे में समझेंगे और जो भी इससे जुड़े हुए सवाल होंगे वो हम उनका जवाब आपसे लेंगे सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। दोनों विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया। आप हमें ईमेल करें, कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं, क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यानी मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों के, किसानों के सवालों को सुने और उनका जवाब दें। बात करते हैं आज के पहले विषय पर जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है प्याज लहसुन की खुदाई और भंडारण। डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, प्याज और लहसुन दोनों की हम जानते हैं कि अब खुदाई चल रही है और इसके साथ ही भंडारण की व्यवस्था भी हमारे किसान करने में लगे होंगे। तो कितनी महत्वपूर्ण ये स्थिति रहती है, क्योंकि काफी मेहनत करते हैं किसान। उसके बाद एक खुदाई का समय होता है, भंडारण का होता है। और हालांकि इन दोनों फसलों की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, लेकिन उनकी गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में उन्हें अच्छे भाव मिले, इसके लिए खुदाई और भंडारण कितनी महत्वपूर्ण है? जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान अपने खेत में खून पसीना गिला करके खेती करता है, बाद में उसका जो प्रोड्यूस आता है, जैसे बोलते हैं प्याज और लहसुन आता है, तो उसको देख के उसको काफ़ी अपार खुशी होती है और वो चाहता है कि उसका जो प्रोड्यूस आए हैं वो मार्केट में जाए, उसको अच्छा से अच्छा पैसा मिले ताकि अपने परिवार की रिक्वायरमेंट को पालन पोषण कर सके अच्छा। और हमेशा तत्पर रहता है कि हम जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उनको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्याज खिला सके और उत्पादन करके उनको दे सके। जी बिल्कुल। और प्याज और लहसुन की अगर हम बात करें तो देखिए, खास तौर पर हमारी जो भारतीय रसोई है वो बिना प्याज और लहसुन की अधूरी सी रहती है और साल भर इनकी मांग बनी रहती है। इनके पोषक तत्व भी बहुत सारे होते हैं। लहसुन भी अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। तो समझ सकते हैं कि हमारे किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण फसल है। अब बात करते हैं, हमारा दूसरा विषय है ग्रीष्मकालीन तिल की खेती। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का पहला विषय है उस पर देखते हैं रिपोर्ट। ये समय प्याज और लहसुन की खुदाई के लिए सही है। प्याज में जब पत्तियां सूख कर गिरने लगे, लेकिन पूरी तरह से ना सूखी हो, बल्कि उनका लगभग 70% भाग सूख चुका हो, तब फसल की खुदाई करनी चाहिए। हल्की भूमि में गांठों को हाथ से खींच कर निकालें। इससे उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। लेकिन यदि मिट्टी कड़ी हो तो खुरपी या कुदाल की सहायता से खुदाई करनी चाहिए। लहसुन की फसल तैयार हो जाने पर पत्तियां पीली हों और ऊपर से सूखने लगती हैं, तो फसल की खुदाई कर लेनी चाहिए। खुदाई करने के बाद फसल को खेत में ही सूखने दें। आमतौर पर लहसुन की फसल 170 से 180 दिन में तैयार हो जाती है। फसल खुदाई के बाद भंडारण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्याज की पत्तियों को गर्दन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं
और छाया में फैलाकर 2 से 3 सप्ताह तक सुखाएं। साथ ही भंडारण से पहले सड़े गले, कटे हुए अन्य खराब किस्म की गांठ को अलग कर लें और उन्हें तुरंत बाजार भेज दिया जाता है। वहीं लहसुन को गर्म, शुष्क और हवादार स्थान में भंडारित करना चाहिए। लहसुन को एक ऊंचे तार स्क्रीन, जाली बैग या ट्रे पर रखना चाहिए। अच्छी तरह सूखे और संग्रहित लहसुन को 3 से 6 महीने के लिए भंडारित किया जा सकता है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको भंडारण के बारे में भी कुछ जानकारियां दी हैं, खुदाई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने जानी इस रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है तो ज़रूर हमें ईमेल करें और हमें कॉल करें। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय पर, जो कि हमारा है ग्रीष्मकालीन तिल की खेती। तो डॉक्टर ऋषिकेश के पास चलते हैं। डॉक्टर ऋषिकेश जी, ग्रीष्मकालीन जो तिल है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितनी महत्वपूर्ण फसल है ये? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि पारंपरिक और बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन तिल कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हेलो किसान में जुड़ने के लिए ग्रीष्मकालीन तिल की खेती करने के लिए किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कम समय में और कम टाइम में अधिक उत्पादन किसान प्राप्त कर सकता है और अधिक इनकम प्राप्त कर सकता है। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती करके किसान अलग अपना मुनाफा प्राप्त कर सकता है। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि ग्रीष्मकालीन तिल के बारे में बता रहे हैं सर कि बहुत महत्वपूर्ण फसल है और अच्छी बात यह है कि कम समय में ये फसल तैयार हो जाती है और इससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी होता है। तो कैसे करें ग्रीष्मकालीन तिल की खेती? फिलहाल उससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं और फिर लेंगे आपके सवाल। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती के लिए बुआई का काम जनवरी-फरवरी माह में कर लेना चाहिए। ग्रीष्मकालीन की ज्यादातर किस्में 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती हैं। तिल के लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई कतारों में करनी चाहिए। साथ ही बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तो पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। फसल को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें और फसल में नमी का ध्यान रखें। साथ ही अच्छी बढ़वार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तिल में रोगों की बात करें तो जीवाणु अंगमारी रोग होने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो कई बार पत्तियों पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसे चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं। इससे बचाव के लिए पत्तियों पर घुलनशील सल्फर का छिड़काव फूल आने और फली बनते समय करें। तिल को लगने वाला पत्ती मोड़क और फली छेदक कीट शुरुआती अवस्था में कोमल पत्तियों को खाता है और बाद में फूल, फली और दाने को हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल आने के समय 15 दिन के अंतराल से मोनोक्रोटोफॉस 36 SL का छिड़काव करें। तो अभी आपने तिल पर भी ये रिपोर्ट देखी और अब आप हमें ज़रूर कॉल करें, मेल करें। हम आपके कॉल्स और मेल के इंतज़ार में रहते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सर, जैसे कि हम प्याज और लहसुन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट में भी कई सारी बातें बताई, लेकिन अभी जो खुदाई का समय है, लहसुन और प्याज दोनों की खुदाई का समय है, इस वक्त क्या खुदाई में भी कोई ख़ास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, या फिर जिस तरीके से हमारे किसान करते आए हैं, या कोई साइंटिफिक तरीका भी अब यहाँ पर हमारे किसानों को आप बताना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो भारत में प्याज 3 मौसम में उगाई जाती है, एक खरीफ, एक लेट खरीफ और रबी। इस समय जो किसान भाई हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं या करने जाएंगे और रबी की फसल होगी, रबी की फसल में हमें ध्यान रखना है कि प्याज की परिपक्वता के लक्षण क्या होते हैं, मतलब मैच्योरिटी के क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण ये होते हैं कि जब खेत में आपका प्याज लगा हुआ है तो उसके 50 से 60% की जो पत्तियाँ होती है पीली होकर वो झुक जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपका फसल बिल्कुल तैयार हो गया, कटाई के उपयुक्त है। और जब आपको लगता है कि पत्तियाँ पीली होने लगी हैं तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर दें। और पानी देने के बंद करने के बाद पत्तियाँ आपकी सूख जाएंगी तो उसको अपने हाथ से निकाल करके, क्योंकि उसके लिए कोई मैकेनाइज अभी तक हमारे देश में नहीं है, तो हाथ से निकाल के किनारे किनारे बेड पर डालते जाएंगे और एक पत्ती से दूसरे
प्याज के बल्ब को हम उसको ढकते जाएंगे और लगभग उसको 4 से 5 दिन उसको खेत में रखेंगे, जिसके बोलते हैं हम लोग क्यूरिंग। क्यूरिंग बोलने का मतलब ये होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ की जो भी पोषक तत्व होते हैं वो बल्ब में आ जाते हैं, जिसको हम लोग कंद बोलते हैं, और पत्तियाँ सूखने हो जाती हैं। और जब पत्तियाँ आपकी सूख जाए, क्यूरिंग 1 सप्ताह में पूरी हो जाए, तो जो गांठ होता है जिसको कंद बोलते हैं, प्याज बोलते हैं, उसे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के हमें कट कर देना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है आपके प्याज के कंद में आ गया है और उस पर किसी प्रकार का फंगस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि भंडारण के समय अगर आपने अच्छी तरीके से कटाई की है, 1 इंच तक आपने छोड़ा है, तो भंडारण में उसका जीवन क्षमता काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़, फसल की कटाई के बाद जिसको बोलते हैं श्रेणीकरण ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ बल्ब में बीमारियां लगी होती हैं, कुछ बल्ब में काले काले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ में 2 फाल का जिसको बोलते हैं डबल हो गए हैं, तो उनको हमें श्रेणीकरण करके अलग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अलग नहीं करेंगे तो उनको एक साथ अगर भंडारित करते हैं भंडारण गृह में, तो उसमें रोग आने की संभावना होती है, सड़ने की संभावना रहती है। जी, जी, जी। इसलिए ग्रेडिंग करके हमें उसको भंडारण करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा पैसा मिल सकता है। और जो अनडिजायरेबल बल्ब है जिसको भंडारण हम नहीं कर सकते हैं, उसको मार्केट में तुरंत ही बेच देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे किसान भाइयों को लाभ प्रदान होने अधिक होने की संभावना काफ़ी कम रहती है और मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आता है। जी, यानी कुल मिला के जैसा कि आपने बताया कि आप पहले तो अगर आप भंडारण करने के लिए प्याज काट रहे हैं, जिसे आपको रोकना है कुछ समय के लिए, तो 2 इंच ऊपर उसको काटना चाहिए और ग्रेडिंग कर ले, अलग अलग देख लें कि कौन से प्याज बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, उसी के अनुसार उनकी ग्रेडिंग कर ले, क्योंकि उनकी शेप के, उनके आकार के अनुसार भी आपको दाम मिलते हैं। और साथ ही अगर कुछ क्षतिग्रस्त प्याज है जिसमें आपको लग रहा है कुछ इन्फेक्शन है, तो उन्हें अलग कर ले और उन्हें भंडारण ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने का डर रहता है, और तुरंत ही उसे बाजार में बेच दे, क्योंकि धीरे धीरे और ख़राब होने की संभावना रहती है, जैसा कि सर का कहना है। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने हमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार। जी बताएं सवाल क्या है आपका? नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास, आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं, बाहर आ जाएं जहां भी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। फिर से आप दोहराइए अपना सवाल। मैं जानना चाहता जो लहसुन होता है, ये पूरा पौधा हम लोग सोचते हैं कि चूनी बांध लेते हैं, इसके बाद जो है ये खटाल बनाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कचरा या ठेसा चीज़ों का, उसी से हम भंडारण करते हैं। इसको हम ये कैसे करने के लिए हमारा परफेक्ट हो गया है। नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आपकी यहाँ पर गूंज रही है। मैं चाहूँगी कि आप फिर से एक बार हमें फ़ोन करें, क्योंकि आपका सवाल ही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं। ऋषिकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? यस मैम। जी सर, जैसे हम तिल की खेती की बात करें, ग्रीष्मकालीन तिल की, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत लंबी ड्यूरेशन की फसल नहीं है, कम समय में तैयार हो जाती है और किसानों को अच्छा भाव भी मिलता है, और ये अपने पोषक तत्वों के लिए भी काफ़ी पसंद की जाती है, इसका तेल काफ़ी पसंद किया जाता है तिल का। यह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तिल की स्थिति क्या है, किसानों को किस तरह की अभी तैयारी करनी चाहिए? किसानों को तिल की खेती के लिए अभी जो बरसात के मौसम में है उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तिल की खेती करने के लिए अभी भारत सरकार ने MSP 7800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से निर्धारित की है, तो इससे किसान अधिक मुनाफा कर सकते हैं और तिल की खेती के लिए 80 से 90 दिन के टाइम पे तैयार हो जाती है। तो इसके लिए किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी बिल्कुल, तो कम समय में तैयार हो जाती है। तो अभी किसानों को क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है अभी तिल की फसल के तौर पर? फसल के दाम 7800 रुपए नहीं, दाम नहीं, मैं फसल की बात कर रही हूँ। फसल के तौर पर अभी खेत की तैयारी करनी है या फिर अभी फ्रूटिंग स्थिति है, क्या है अभी फसल की? अभी फ्लावरिंग की स्थिति है। 1 महीने बाद तिल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो मार्केट में तिल से किसान मुनाफा प्राप्त कर सकता है। अभी जो ग्रीष्मकालीन तिल है उसकी फ्लावरिंग की स्टेज पे है तिल की खेती। तो अभी गर्मियों के मौसम में तिल की खेती में ज्यादा इंसेक्ट वगैरह का भी प्रकोप नहीं रहता है, तो किसानों के लिए अधिक फायदेमंद है। और तिल के लिए 50% इसमें तेल पाया जाता है तिल में, तो औषधियों के लिए, खाने के लिए भी किसानों के लिए काम में आता है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि फ्लावरिंग स्टेज है ये, तो ये फ्लावरिंग स्टेज में क्या करना चाहिए किसानों को, इस पे हम और बात करेंगे। और एक कॉलर है फोन लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। नमस्कार। जी, नारायण सोलंकी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो नारायण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, चलिए शायद इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने दर्शकों से कहेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें ये सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हैं, नेटवर्क आपका ठीक से आ रहा है, आसपास डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि देखिए अगर आपका फ़ोन लगता है और हम आपका सवाल नहीं सुन पाते हैं तो अन्य किसानों का भी समय इसमें ज़ाया होता है। और हमारा मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें और उनके जवाब दें, तो ये असुविधा आपको भी ना हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि हम लहसुन प्याज की बात कर रहे थे, आपने ग्रेडिंग तक की बात बताई। अब खुदाई के समय पर जैसे कि आपने बताया कि किन किन सावधानियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रेडिंग के बाद अगला चरण क्या होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि भंडारण के समय भी कई कुछ समस्या आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, तो भंडारण के वक्त क्या करना चाहिए? जी, हमने पहले आपको बताया था कि प्याज का खुदाई और उसको क्यूरिंग कैसे करेंगे, नेक कटिंग कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर आपके गार्लिक में भी होता है, बट गार्लिक में जब पत्तियां उसकी पूरी सूख जाती हैं तो उसको 2 से 3 इंच के ऊपर तक काटते हैं तो इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और इसको भंडारण करने के लिए जैसे प्याज है और लहसुन है, तो प्याज को भंडारण करने के लिए उसको बोरी में भर के नहीं रखना चाहिए। आजकल नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज है जो कि NHRDF ने बनाया, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी सब्सिडी देती है, वो लगाया जा सकता है। एक और अभी हम लोगों ने किया है मॉडर्न ओनियन स्टोरेज, जिसमें लॉसेज मैक्सिमम 12 से 14% आता है। और इसके पहले जो लॉसेज आते थे जिसमें नुकसान होता था 25 से 30%, तो अभी ट्रायल में चल रहा है और भारत सरकार इसके ऊपर काफ़ी गंभीर है कि जो प्याज का स्टोरेज किया जाता है कैसे उसको जो लॉसेज होते हैं, नुकसान होते हैं, कैसे कम किया जाए। तो ये बताना चाहूँगा कि लॉसेज कम करने के लिए सबसे पहली बात है कि उचित प्रजाति का चुनाव करें, उचित समय पे आप उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें। और जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के 15 दिन पहले एक कार्बनडाजिम दवा आती है फंजीसाइड, उसका 1% के हिसाब से अगर पौधों की फसल पर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो भंडारण करते समय काला धब्बा रोग आता है जिसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, तो उसकी आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हमें प्रिकॉशन बिफोर भंडारण लेना चाहिए। और जहाँ पे भंडारण कर रहे हैं जैसे NHRDF का मॉडर्न ओनियन स्टोरेज है, तो रखते समय भंडारण करते समय यह ध्यान रखना है कि जो भंडारण करने जा रहे हैं उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना आवे। अगर बारिश होता है तो बारिश का पानी ना आवे। ये हमें बचाने के लिए अति सावधानी रखना जरूरी है। अन्यथा अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ गई, बारिश का पानी आ गया, तो उसको सड़ने से हम और आप नहीं बचा सकते, क्योंकि इनका ऐसा नेचर भी होता है, पेरिसेबल आइटम होते हैं। और इसको बाई चांस अगर आपने ईयर के लास्ट में, मई के फर्स्ट वीक में किया, तो आप वहाँ पे रोज सुबह शाम जाते हैं, अगर आपको लगता है कहीं से सड़न या बदबू आ रही है जिसको स्मेल कहते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने बाद स्मेल आ रहा तो उसको फिर रिग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके रखना चाहिए, जो रिकमेंडेशन करके रखते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि या तो जो भंडारण के लिए रखा है प्याज, या तो उसको मार्केट में बेचना है, या उसको फिर उसको उसका बीज उत्पादन करने के लिए लगाना है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। तो जिस भी ऑब्जेक्टिव से आपने प्याज का भंडारण किया है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बाजार में अच्छा भाव ले सकते हो और आपका जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो सकता है। सेम कंडीशन आपके गार्लिक में, जिसको लहसुन बोलते हैं हम लोग, लहसुन के लिए भी करना है, लेकिन लहसुन में स्मेल नहीं आता है, उसमें स्प्लिटिंग होता है और वो ड्राइज हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको अक्टूबर में निकालते हैं, सितंबर के लास्ट वीक में निकालते हैं, तो उसको ग्रेडिंग करना और सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज में अधिक मॉइस्चर होता है, इसलिए उसमें सड़ने की संभावना अधिक रहती है कंपेरिजन टू आपके लहसुन में। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये कि भंडारण के वक्त भी किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आप उनमें इन्फेक्शन, संक्रमण होने से बचा सकते हैं। और भंडारण की अपनी एक कीमत होती है, ऐसे में ये ना हो कि आपको भंडारण में इतना पैसा देना पड़ रहा है या फिर उसमें इतना खर्चा पड़ रहा है जिसकी वजह से जब आप मंडियों में लेकर जाएँ तो उस तरह की गुणवत्ता की ना हो और इससे आपका लाभ कम हो जाए। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें हेलो किसान। आपकी कॉल्स और ईमेल का हमें इंतजार है। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो प्रजाति ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो विषय आज के एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन की खुदाई और भंडारण की, और साथ ही कैसे करें ग्रीष्मकालीन तिल की खेती। आइए एक बार फिर से हम अपने मेहमानों से बात करते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें, कॉल करें। दोनों विकल्प आपके सामने हैं। दोनों टोल फ्री नंबर भी हम आपको बता देते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां से नोट कर सकते हैं, और ईमेल पता भी हम साथ ही साथ कार्यक्रम में आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। एक कॉलर है फोन लाइन पर, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, फैयाज जी हमें सुन पा रहे हैं आप? फैयाज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। जी सर, बताइए क्या सवाल है सर, किस विषय पर जानना चाहते हैं आप? प्याज के बारे में, प्याज लहसुन या फिर तिल के बारे में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, आदाब। जी 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 बताएं। जी मैं फयाज अहमद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। मेरा सवाल है कि जो हम ऑनियन लगाते हैं लास्ट स्टेज में, ये डेवलप नहीं होते, बड़े नहीं होते, इनका साइज जो है बिल्कुल छोटा रहता है। ठीक है फयाज साहब, आपका कहना है कि जो कंद है उनका आकार उतना अच्छा नहीं, बड़ा नहीं हो पा रहा है, छोटे रह जा रहे हैं। सर कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? जी, आप ये बताएं, आप इसको जम्मू में लगाते हैं या कश्मीर में लगाते हैं? क्योंकि दोनों का क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस है। क्यों फयाज जी? ये कश्मीर से है। हाँ, देखिए जो कश्मीर में है वहाँ पे लॉन्ग डे जो वैरायटी होता है, जो अधिक समय तक रहता है, जिसको फोटो पीरियड में अधिक चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सक्सेस है। अगर वहाँ पे शॉर्ट डे वाले ओनियन लगाएंगे तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। मेरे को लगता है कि आपने शॉर्ट डे वाले ओनियन आपने लगा रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लगाने जाते हैं तो उस हिसाब से प्रजाति का चयन करें। प्रजाति को चयन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप कश्मीर में हैं तो वहाँ पे कश्मीर में शेर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, तो वहाँ से 2-3 प्रजातियाँ निकली हैं, आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप जम्मू एरिया में प्याज लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे शॉर्ट डे लगा सकते हैं, और प्याज लगाते समय प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, जो कि रबी के समय में करते हैं तो एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड है, NHRDF रेड 2 है, 3 है, 4 है, और एक नई प्रजाति आई है NHRDF फुरचुंगी, आप उसको लगा सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने बोला ना, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, अगर प्रारंभ में उसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना चाहिए। मेरे को लगता है कि 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सही प्रजाति का चुनाव करना है हमें, दूसरा चीज़ जो पोषक तत्व जो रिकमेंडेशन है, संतुष्टि है, उसको हमें उसमें लगाना है। तो समान रूप से जो प्रजाति बता दिया हमने, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर लगाते हैं तो आपका प्याज में जो परेशानी आ रही नहीं आएगा। और आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन जो आपने 100 किलोग्राम बताया, 50 किलोग्राम फसल लगाने के पहले डालना है मिट्टी में, और जब फसल आपका लग गया है 30 दिन पे जो 50% बचा हुआ है उसका 25% 30 दिन पर डालिए, और जो 25% बचता है 45 से 50 दिन के बीच में आप उसको यूरिया के माध्यम से क्रॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान आप ये रखें कि किसी भी रूप में 60 दिन के बाद कोई भी न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों का अप्लाई न करें, अन्यथा उनकी पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बल्ब का कण बहुत कम बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। तो ये फैयाज जी का सवाल था, और अक्सर हम देखते हैं कि इसी तरह के सवाल आते हैं कि जो कंद है, जो बल्ब है, वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और क्या करना है आपको, ये भी आपने जाना है। डॉक्टर PK गुप्ता ने हमें बताया है। और चलिए हम बात कर लेते हैं ऋषिकेश जी से। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप?
यस जी ऋषिकेश जी, जैसा कि हम तिल की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि 80 से 90 दिनों की फसल होती है, अभी फ्लावरिंग स्टेज है, तो इस वक्त जो पुष्पन अवस्था है इसमें अभी क्या करना चाहिए किसानों को? अभी पुष्पन अवस्था है तो इसमें जो बीड सीजन है उसमें बीडिंग वगैरह अच्छे से कराना चाहिए। अगर फ्लावरिंग के टाइम पे इंसेक्ट्स पेस्ट आ रहे हैं तो उसमें स्प्रे कराना चाहिए, जिससे उसमें फली बनने समय प्रॉब्लम ना हो। कैसे फ्लावर आते हैं तो उसको इंसेक्ट पेस्ट अटैक करके नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके बाद में फ्लावरिंग के टाइम पे पानी की सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, उसको देख के सिंचाई करना चाहिए। फ्लावरिंग के टाइम पे सिंचाई नहीं करना चाहिए किसान भाइयों को। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे सर, अच्छा एक बात ये बताइए कि अभी हमने देखा कि कहीं कई क्षेत्र है जहाँ पर बेमौसम बारिश भी हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? क्योंकि अभी देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज है, पानी नहीं देना चाहिए, तो इस बारिश से कैसे नुकसान भी हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति हुई तो क्या करना चाहिए किसानों को? किसानों को फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो नुकसान तो होता ही है फार्मर को, पर उसका यही है कि फिर पानी उसको तुरंत बाद में नहीं देना चाहिए। और मौसम को देख के ऐसे वेदर फॉरकास्टिंग हो जाती है तो उससे 3-4 दिन पहले पता चल जाता है, तो उससे पहले सिंचाई कर दी, फिर तुरंत बारिश हो गई तो और नुकसान हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए जो थोड़ा जानकारी रखना चाहिए कि मौसम क्या फोरकास्टिंग के। जी जी बिल्कुल। और देखिए मौसम के बारे में जैसे कि बता रहे हैं सर कि जो मौसम पूर्वानुमान है इस पर नज़र रखें किसान। तो हमारे कार्यक्रम भी मौसम खबर भी, उससे भी नियमित देखिए, उससे भी आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ किस तरह की मौसम की स्थिति रहने वाली है, उससे भी आपको मदद मिलेगी। एक कॉलर है मध्य प्रदेश से हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। मोहम्मद साबिर जी हैं। जी सर बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम, गर्मी के हिसाब से कौन सी प्याज बो सकते हैं अपन? अच्छा ठीक है सर, वैरायटी के बारे में जानना चाहते जी हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अब जो प्याज लगाने की जो समय आ रहा है वो खरीफ ऋतु का है। अब प्याज लगाने के लिए आपको अगर अच्छी तरीके से खेती करना है तो मई के लास्ट वीक में आपको नर्सरी में पौध लगा देना चाहिए। और उसके लिए भारत में बहुत कम ही प्रजातियाँ हैं, जैसे लाइन 883 जिसको 883 बोलते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी और 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। मार्केट में इस बल्ब का काफ़ी डिमांड भी है और इसका जो यील्ड है पुरानी वैरायटियों की अपेक्षा लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक है। एग्रीफाउंड डार्क रेड भी है, पूसा रेड भी है, पटना रेड भी है, भीमा रेड भी है, बहुत सी प्रजातियां हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रजाति खरीदें प्राइवेट दुकानों की अपेक्षा अब सरकारी संस्थानों से खरीदें, ताकि वहाँ पे विश्वसनीयता अधिक होती है। दूसरा चीज़, अगर आप प्राइवेट कंपनी से ले रहे हैं चाहे प्राइवेट बीज ले रहे हैं तो वहाँ से मूल रसीद ले लें, ताकि अगर कुछ परेशानी होती है तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो मेन प्रजाति है मध्य प्रदेश में लाइन 883 एग्रीफाउंड डार्क रेड काफ़ी प्रचलित है, आप इसको लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी कभी किसान क्या करता है, अपने घर का बीज उत्पादन किया वो लगा देता है, तो ये भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। अगर सब कोई अपने घर पे प्याज का बीज उत्पादन करके लगाने लगे तो दिन प्रतिदिन जो उत्पादकता है घटने लगेगी और किसानों को लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं बीज उत्पादन करते समय ये रबी की प्रजाति है या खरीफ की प्रजाति है या रेड लाइट है या डार्क रेड है। तो इसलिए से किसानों को ध्यान रखना चाहिए और खेत में बुआई के पहले नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। बीज को लाइन में लाइन लगाएं और उसको अधिक गहराई पे न डालें, ताकि उसका जमाव समान रूप से हो, यूनिफॉर्म रूप से हो। तो ये अगर आप सबीर जी ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा उत्पादक बन सकते हैं। और खरगोन में तो काफ़ी अच्छा प्याज की खेती होती है, हम लोग जाते भी वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो किसान घर पे बीज तैयार करते हैं तो होता ये है कि मान लीजिए आप खरीफ की फसल लेना चाहते हैं और उसमें जो किस्म है, जो प्याज की किस्म है वो रबी की है, तो उससे आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और आइए एक बार फिर से हम डॉक्टर ऋषिकेश जी का रुख करते हैं। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस जी ऋषिकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से फ्लावरिंग के वक्त पानी नहीं देना चाहिए, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जब फ्लावरिंग होती है तो कई बार कई तरह के कीट भी आने की आशंका रहती है, तो इसको लेकर किस तरह की सावधानी बरतें? जी हेलो जी हाँ, ऐसे तिल में तिलौक मौत लगता है तो क्या है, पौधों को काट देता है, तो उसके लिए
जी, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराना चाहिए, तो उसका अटैक कम हो जाएगा, तो उससे हमारी क्रॉप किसान भाइयों के लिए बच जाएगी। ऐसे तिलौक मास लगता है तो वही मोस्टली नुकसान पहुंचा है। और ग्रीष्मकालीन उसमें बहुत कम अटैक होता है, वर्षाकालीन तिल की फसल में उसका ज़्यादा अटैक देखा जाता है। जी। एक कॉलर है नईमुद्दीन है, जिन्होंने झांसी से कॉल किया, उनका सवाल ले लेते हैं। जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा निवेदन ये है मैम कि ये जहाँ अधिकांश जब मौसम खराब रहता है, पता नहीं चलता है, मौसम का पूर्व अनुमान पता नहीं चलता है, तो तिल की फसल के पत्ते जो है सिकुड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। क्या करें, उत्पादन बचा रहे और गुणवत्ता भी बचा रहे। जी नईमुद्दीन, लेकिन आपको पूर्वानुमान पता क्यों नहीं चलता? आप हमारा किसान चैनल नहीं देखते लगता नियमित। नहीं, ऐसा नहीं मैम, मैं निवेदन करूं, हम क्या विकल्प कर सकते हैं जब मौसम अधिकांश से खराब ही रहता है। अच्छा, अब देखिए साहब, फसल बोई हुई है, अभी मौसम खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो ठीक है। तिल के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऋषिकेश जी क्या कहना चाहेंगे? जो इनकी समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है? जी सर, नमस्कार सर। उसके लिए आप तिल की ऐसे फरवरी माह में आप 15 तक अपनी बुवाई कर देना चाहिए आपको। और टीकेजी 21 वैरायटी आप लगाइए, तो उसमें इन चीजों के प्रकोप से ऐसी जलवायु के लिए काफी अच्छी हैं, सहनशील हैं, तो वहाँ आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। टीकेजी 21 जो आपके बुंदेलखंड रीजन के लिए एक अच्छी प्रजाति है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकली है। जी, इसका उत्पादन भी अच्छा है, 6 से 8 क्विंटल इसकी उपज है, और 85 से 90 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि ऐसे किस्मों का चुनाव करें। तो आप बता दें कि कौन कौन सी अच्छी किस्में होती हैं तिल की, जिसका चुनाव कर सकते हैं, और जो मौसम के अनुसार भी हैं। जो हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी अचानक से ठंड बढ़ जाती है। जी, बुंदेलखंड रीजन के लिए टीकेजी 21, टीकेजी 22 और टीकेजी 30 बहुत ही अच्छी प्रजाति हैं। तो हम किसान भाइयों से यही बोलते हैं कि उनका वैरायटियों का चुनाव करें, और वहाँ उचित समय पे उनका बुवाई करें समय पे, जिससे उत्पादन में फायदा मिलेगा। जी, और टेम्परेचर देख के पर्याप्त नमी हो, जब किसान भाई उसका सीड का सही टाइम पे बीज उपचार करके उसका वो करना चाहिए किसानों को सोइंग। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अभी भी समय बाकी है। ज़रूर हमें कॉल करें या फिर ईमेल करके भी आप अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। लाइव आपके ईमेल्स और आपके कॉल्स का देंगे जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और कुछ ईमेल्स भी हमारे पास आए हैं, और ऐसे ही एक ईमेल है वो ले लेते हैं जो कि प्याज और लहसुन दोनों के ऊपर है। अंकुर सहाय है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें मेल लिखा है। ये कह रहे हैं प्याज और लहसुन की खुदाई करने के पश्चात उसका भंडारण करने के लिए किस तरह की जगह का चुनाव करें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो पहले तो हमें उन जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे पानी, बारिश का पानी नहीं रुकता हो, सूरज की सीधी किरणें वहाँ पे नहीं आती हो। चौथा चीज़, जो आप भंडारण रख रहे हैं, आजकल 2-3 तरह के भंडारण लोग किसान यूज़ करते हैं। या तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस वाला जो भंडारण है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सिचुएशन में जो करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग को ट्रेडिशनल ओनियन स्टोरेज। दूसरा चीज़ की कभी कभी गांव में हमने देखा है किसान क्या करते हैं, उसको मचान बना के उसको प्याज छोड़ देते हैं, लहसुन भी छोड़ देते हैं, वह भी तरीका है। लेकिन प्रिंसिपल इसका ये सिद्धांत ये है कि जो भी भंडारण करने जा रहे हैं उस पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि नीचे पानी भी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे पानी जमा होता है तो उसके वातावरण से भी वो प्याज को सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी। तीसरा चीज़, अगर बारिश का समय आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो जूट की जो भी बोरी आपके पास होती है पुरानी, उसको लगा दीजिए ताकि बारिश की जो पानी है डायरेक्ट वहाँ ना जावे, जूट की बोरी पर है वो बाहर चला जाए। चौथा चीज़, भंडारण में यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि कोई भी कटा हुआ बल्ब, प्याज का कंद, रोगग्रस्त बल्ब, छोटे बल्ब, डबल बल्ब जो कंद होते हैं, कभी कभी आपने घर के किचन में काटा होगा, काटने में 2-3 उसमें अलग अलग प्याज दिखाई देते हैं, तो वैसे प्याज का भंडारण में उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो श्रेणीकरण करने के बाद अच्छे क्वालिटी का डालेंगे, ग्रेडिंग करके डालेंगे, यूनिफॉर्म साइज का डालेंगे। जी जी। तो ये आपको सावधानी रखना चाहिए जब भी आप प्याज का भंडारण करने जा रहे हैं। तो सेम कंडीशन अगर आप लहसुन में भी करने जा रहे हैं तो वहाँ भी यूनिफॉर्मिटी वेराइटी के हिसाब से रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सडन कम होता है, लेकिन स्प्लिटिंग हो जाने से एक एक उसके जो क्लोव होते हैं बाहर निकल जाते हैं, तो उसका मार्केट में वैल्यू काफ़ी कम मिलता है और उसको लगाने में भी परेशानी आती है। तो ये आपको सावधानी रखना चाहिए प्याज या लहसुन के भंडारण करते समय। एक और तरीका आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास छोटा सा एरिया है, प्याज कम है, तो उसकी पत्ती की कटाई बिल्कुल मत करिए, उसका झुंड बना लीजिए और उसको हैंगिंग कर दीजिए। आप घर में कहीं भी कर सकते हैं, उसमें हवा लगते रहना चाहिए, तो उसमें लॉसेज बहुत कम आती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% लॉसेज आएगा और आपको फ़ायदा देगा। लेकिन वह बड़े स्केल पे वह नियम जो है वह लागू नहीं हो सकता। हाँ, गुजरात में, राजस्थान में कुछ एरिया में किसान इसको, उनके पास एरिया स्पेशलाइज वो करते हैं, तो इसका वो आमदनी भी पाते हैं, मुनाफा भी उनको काफ़ी होता है। जी जी सर, और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि कई बार भंडारण में ही अंकुरण हो जाता है, प्याज में पत्ते निकल आते हैं, ये क्यों होता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम सभी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, या जो भी इसमें व्यापारी गण है जो कि प्याज का भंडारण करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्याज काटने के बाद भंडारण के अच्छे से करेक्टर लेना चाहिए, अच्छी जगह रखना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस मिट्टी से प्याज निकाला हमने, उस मिट्टी में क्या था, क्या हमें देना चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था। क्योंकि जो खुदाई के पहले जो भी खेत में हम क्रियाएँ करते हैं, उसका भंडारण के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो समान रूप से हम किसानों को ये बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा समान रूप से जो रिकमेंडेड है, संतुष्ट, उसी को रखा जाए। अधिक नाइट्रोजन डालेंगे, अधिक पानी डालेंगे, तो उसमें निश्चित ही जाके सड़न होगा। चौथा चीज़, कभी भी खराब बल्ब को आप भंडारण के लिए उपयोग में ना करें। जैसा कि मैडम आपने क्वेश्चन पूछा कि भंडारण के लिए किन किन फैक्टर पे, तो हम प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं। क्यूरिंग करना जरूरी है, उसका नेक काटना भी जरूरी है। नेक जिसको बोलते हैं गर्दन को काट देना, इसको बुरे अर्थ में न ले कोई, गर्दन को काट देना मतलब पत्ती 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर छोड़ के काटते हैं। तो उसमें जो बारिश के समय जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है अगर हमारे हाथ में भी कट जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, सेम प्याज में भी होता है, तो उसको हमें बचाव रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को प्री हार्वेस्ट को अधिक इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट का, अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट में भंडारण के समय चाहे जितने भी अच्छा से अच्छा तरीका अपना लें, विधि अपना लें, अगर उसमें नाइट्रोजन आपने अधिक डाला हुआ है, पानी अधिक लगाया हुआ है, अच्छे बीज प्रजाति का चुनाव नहीं है, तो निश्चित ही आपका
भंडारण का जो मिशन ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं होगा। जी सर, अब चलिए ये तो प्याज की बात होगी, और इसी तरीके से हम लहसुन के बारे में समझे तो, क्योंकि हालांकि उसमें मॉइस्चर उतना नहीं होता है, कलियां होती हैं, और प्याज से थोड़ा अलग होता है, तो उसमें भी क्या इसी तरह भंडारण की जो सावधानी? नहीं, दो चीज़ है। लहसुन जो है एक तो एक दूसरे के काफ़ी एक ही फैमिली के हैं, तो दोनों भाई बहन का लीजिए या बहन का लीजिए, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों के कैरेक्टर में काफ़ी समानता है। जी जी। बट जो गार्लिक है, गार्लिक को हार्वेस्टिंग करने के बाद बोरों में करके भर सकते हैं, जैसा कि मार्केट में नायलॉन का बैग मिलता है, नॉन रुबेन का बैग मिलता है, या जूट के भी बैग मिलते हैं जिसमें एरेशन होता रहता है। जी जी। तो उसको बैग में जो हम लोग करवाते हैं 40 किलो के आसपास में बैग में भरवाते हैं, और उसको 3 से 4 बैग हम रख सकते हैं अधिक से अधिक हाइट पे। तो उसमें नीचे भी ऊपर भी हर तरह से हवा का एरेशन, एक सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने एनएचआरडी करनाल सेंटर बना रखा है, इंदौर में बना रखा है, और नेफेड के लिए भी काफ़ी हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। तो ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। और जो अगर लहसुन में ब्लैक रोड भी आता है, कभी कभी देखा होगा ना, काला काला उस पर फफूंदी से आ जाती है, तो उन बीजों को लगाने के भंडारण के पहले अलग कर देना चाहिए जी। आज हम किसानों को तो ये बताना चाहेंगे कि जो उनके पास प्याज और लहसुन है, जिसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया अपने लॉट से, तो मार्केट में बेच के इस समय बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, ले लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है, क्योंकि आजकल मौसम बना हुआ है, बारिश होने के बाद अगर प्याज लहसुन उससे भीग गया, इवन अगर आलू भी भीग जाता है, तो वह काफी नुकसान के कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारे किसान भाइयों से ये अनुरोध है, अगर बारिश की संभावनाएं हैं तो किसी भी प्रकार से अपने खेत को बारिश से बचाएं, के पानी से भीगने से या फिर ऐसी जगह पर भंडारण करें खुदाई करने के बाद जहाँ पर पानी ना जा पाए, जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं इस बारे में। ये बहुत जरूरी है जी। एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है? जी हमें जानना चाहते हैं कि लहसुन और प्याज के भंडारण का सही समय क्या है, कैसे जाने कि इसका भंडारण समय आ चुका है? जी बिल्कुल, हालांकि इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए हम फिर से इसे दोहरा देते हैं सर। जी आनंद जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि देखिए भंडारण के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं। जब प्याज की खुदाई, जो रबी की प्याज की खुदाई है, 15 अप्रैल से 15 मई तक स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपने लगाया है उसका अवधि तो पूरा होगा 110 से 120 दिन पे। प्याज को मिट्टी से खुदाई करने के बाद में, खेत से खुदाई करने के बाद उसको अच्छी तरह से क्यूरिंग कर लीजिए। क्यूरिंग का मतलब ये है कि जो पत्तियों में हरापन है, जो बल्ब में मॉइस्चर है, वो धीरे धीरे उसको सूख जाता है। लगभग सप्ताह से 10 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद छाया में ला कर रख लीजिए पूरे ढेर बना करके, और उसका नेक कटिंग, गर्दन की कटाई कर दीजिए। मतलब पत्तियों की बल्ब से छोड़ के 2-3 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई कर दीजिए, तब उसको आप भंडारण कर सकते हैं। और सामान्यतः जो प्याज का भंडारण होता है 5 से 6 महीने तक के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छा से अच्छा पैसा मिल सके। सेम कंडीशन आपको गार्लिक में, जिसको लहसुन बोलते हैं, उसमें भी अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से भंडारण को उचित समय, जब आपने खेत से खुदाई कर लिए प्याज और लहसुन की, 10 से 15 दिन तक उसको छाया में रख लीजिए, नेक कटिंग कर लीजिए, क्यूरिंग कर लीजिए। उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से भंडारण कर सकते हैं। प्याज का भंडारण खुले में करिए। खुले का मतलब किसी बोरे में पैक मत करिए। और गार्लिक, जिसको लहसुन बोलते हैं हम लोग, लहसुन को नॉन वुवन बैग होता है, जूट का बैग भी आता है, उसमें 40 किलो या 35 किलो का बोरी बना करके उसको भंडारण कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, पानी ना आवे, नीचे से एरेशन होता रहे। और अधिक से अधिक 4 बोरी आप ऊपर रखें, मतलब अधिक से अधिक 2 मीटर तक रखें। उसका अधिक रखेंगे तो लहसुन के ऊपर लोड आएगा। लोड आने के बाद उनको स्प्लिटिंग होने की संभावना बढ़ जाएंगी, और उससे आपका आमदनी चाहे जो भी इनकम होना है वो आपसे प्रभावित होगा। जी जी। ऋषिकेश जी के पास चलते हैं। हम तिल पर बात कर रहे हैं सर। जैसा कि प्याज पर हमने प्रजातियों के बारे में बात की, अगर हम तिल की प्रजातियों की बात करें, और आपने, हेलो ऋषिकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे। ऋषिकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। जैसा कि अभी, हालांकि आपने पहले ही बताया कि मौसम के अनुसार ही आपको प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम की आंख में चोली रहती है, तो ऐसी प्रजातियां बेहतर हैं जो हर तरह की स्थितियों में जमी रहें। प्रजातियों की बात करें तो अलग अलग सीजन के हिसाब से क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, किस तरीके से उसका चुनाव करें, और कौन कौन सी प्रजातियां बेहतर है तिल की? ऐसे अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रजाति जी उसके लिए अनुशासित की गई हैं। ऐसे राजस्थान के लिए अलग प्रजाति है, मध्य प्रदेश के लिए अलग प्रजाति है। ऐसे तिल की खेती पूरे देश में
अलग अलग टाइम पे 12 महीना कहीं ना कहीं होती रहती है। तो उसके लिए भारत सरकार ने हमारी तिल परियोजना है तो उनने अलग अलग प्रजातियों का वो किया है। ऐसे गुजरात तिल है तो गुजरात तिल के लिए अलग वहाँ की अनुशंसित है, तो उसके लिए अलग रिकमेंडेशन है, अलग वहाँ की जो वैरायटी है। राजस्थान तिल है तो राजस्थान तिल में जोधपुर कन्नौर है तो वहाँ से वहाँ की अलग अनुशंसित वैरायटी है, तो वहाँ के लिए अच्छा उससे उत्पादन प्राप्त होता है। जी जी। ऐसे मध्य प्रदेश के लिए है तो मध्य प्रदेश के लिए 4-5 वैरायटी अच्छी है जो उनका रिकमेंड हम किसान भाइयों के लिए, जैसे TKG 21 है, TKG 22 है, TKG 30 है, ये अच्छी वैरायटी है तो इनके लिए मध्य प्रदेश के किसान भाई उनको कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, जलवायु कैसी, उसी के अनुसार ही आप किस्मों का चुनाव करें। फिलहाल इसी के साथ ही एक और छोटी सी ब्रेक का यहाँ वक्त हुआ है। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हम आपकी कॉल्स, आपकी ईमेल्स लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं और लास्ट हमारा सेगमेंट है। तो अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं, आपने हमें अभी तक फ़ोन नहीं किया है, ईमेल नहीं किया है, तो ज़रूर करें। और चलिए बात कर लेते हैं प्याज और लहसुन पर, और साथ ही तिल की खेती के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सर प्याज और लहसुन की हम बात कर रहे थे और अभी आपने बताया भी था कि कुछ एक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना और भी ज़रूरी रहता है, और ऐसे में ताकि हमारे जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और उन्हें किसी तरह का नुकसान हो तो ना हो, इसके लिए और क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग करते हुए, जैसे ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें उसका। जैसे हम वही किसानों को बताना चाहते हैं कि पिछली बार जब मार्केट में लहसुन का रेट काफ़ी कम था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो हमारे किसान भाइयों ने या तो मार्केट में 2 रुपये 4 रुपये किलो बेच दिया या कहीं पे फेंक दिया। मतलब उन्होंने उसको लगाया नहीं। इस समय का परिणाम ये है कि इस समय मार्केट का जो रेट जा रहा है 70, 80, 90 रुपए किलो जा रहा है। तब ज़्यादा हो गया, आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो उसे आपने औने पौने दाम पर बेच दिया या फिर उसे। मीन्स हम किसान भाइयों को अब प्याज लहसुन ही नहीं, सभी खेती के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि वह एक ऑप्टिमम एरिया को हर साल लगावें, चाहे उनको उत्पादन अधिक मिलता है या कम मिलता है, या पैसा अधिक मिलता है कम मिलता है। जी अब आप ही सोचिए, जब जिन किसान भाइयों ने अगर अच्छे तरीके से उस समय लगाया होगा तो इस समय उनको तो 4 चांदी लगेगा, क्योंकि लहसुन की डिमांड मार्केट में इतनी है कि उतना उत्पादन नहीं, और एरिया भी पिछली बार कम हुआ था। इस तरह से प्याज के बारे में बता दूं कि जो प्याज का रेट उस समय अच्छा था, इस समय लोगों ने प्याज भी अच्छा लगा रखा है।
हालांकि अभी नासिक में या कुछ जगहों पे बारिश होने से कुछ खराब होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक स्टैटिस्टिकल डाटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आना बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब किसान भाइयों को जब कोई भी फसल लगाते हैं समान रूप से थोड़ा बहुत कम बेसी करके लगाना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल अधिक लगा लो, बिल्कुल कम लगा लो। तो इस तरह से किसान भाइयों को पूरा आमदनी होने की जो संभावना रहती है, जो परिवार को पोषण करने के लिए चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। एक चीज़। दूसरा चीज़ प्याज, जैसे हमारे भारत के जो प्याज हैं वो काफ़ी पोषक तत्व पूर्ण हैं, उसमें पंजनसी काफ़ी अधिक है, जिसको बोलते हैं हमारे आँख में पानी आ रहा है आँख से। जो विदेशों के प्याज है उसमें इतना नहीं है। और आजकल जैसे हर चीज़ का प्रोसेस होता है, प्याज का भी प्रोसेस हो रहा है, उससे जूस बन रहा है, पाउडर बन रहा है, फ्लेक्स बन रहा है, प्यूरी बन रहा है, ताकि आप उसको एक बार प्रोसेस करके रख लें। अगर आपके घर में ताज़ा प्याज नहीं है, फ्रेश प्याज नहीं है, तो उसको डाल के आप कर सकते हैं, जैसे टमाटर का करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इसको भी सोचना चाहिए, अगर मार्केट में अधिक है तो आसपास के सरकार इसके ऊपर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री काफ़ी इसके ऊपर पैसा दे रहे किसानों को, तो उसके लिए संपर्क करना चाहिए। जो नियरेस्ट आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो इसको करके लगाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को प्रति वर्ष कम से कम उनको आमदनी होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि इस बार था नवंबर दिसंबर में गार्लिक का रेट बहुत कम था, इस समय उससे 10 गुना 20 गुना है। तो इस तरह से किसानों को संतुलन बना के खेती करें तो उसमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है। बिल्कुल ईमेल जरूर करें, हमें अभी थोड़ा समय बाकी है, दर्शकों से कहेंगे तो हम आपके जरूर ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर ऋषिकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस। हाँ सर, अब क्योंकि कार्यक्रम का बिल्कुल समय हो गया है पूरा, तो मैं अंत में तिल के बारे में और चाहूंगी कि क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज है, तो इसके बाद कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ऐसे फ्लावरिंग ऐसे पोषक ऐसे तिल की खेती के लिए 40-20-10 में एनपीके का जो रिकमेंडेड डोज है मध्य प्रदेश के लिए, उसका ऐसे स्प्रे करते हैं, तो जिसका जो नाइट्रोजन का जो आधा डोज बचा हुआ है उसको स्प्रे करा दें। और जो फ्लावरिंग स्टेज समाप्त होने के बाद जो ऐसी फलियां बनती हैं, तो इसमें कुछ इंसेक्ट और कुछ डिसीजें आती हैं तिल की कई जगह, तो उसके लिए ऐसे इंसेक्ट लगता है, बिहार हैरी कैटरपिलर, इस पे रोए टाइप के होते हैं, तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रोपिड का स्प्रे करा देना चाहिए किसान भाइयों को। और एक फाइलोडी डिसीज लगता है, उसके गुच्छे बन जाते हैं, तो ऐसे अगर प्लांट कहीं खेत में दिख रहे हैं तो उनको निकाल के तुरंत गड्ढे में दबा देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। और जी ट्राइकोड्रामा का स्प्रे करा देना चाहिए, तो किसान भाइयों को से फसल नष्ट होने से बच जाएगी और उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋषिकेश, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए कार्यक्रम में, और आपने हमारे कॉलर्स के, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और अब डॉक्टर गुप्ता, अंत में आपसे भी जानना चाहूँगी कि कुछ और बातें जो आप लगता है कि अभी दर्शकों को जिससे जुड़े सवाल नहीं आए या फिर हम जिस पर चर्चा नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। देखिए, प्याज के भंडारण के लिए और खुदाई के लिए जो भी सावधानियां रखी गई हैं, हम लोगों ने आज की चर्चा में 4-5 और बताने का प्रयास किया। अब हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जो आने वाला समय है खरीफ प्याज का है, तो खरीफ प्याज के लिए आपको लाइन 883 एग्रीफाउंड डार्क रेड नाम की वैरायटी आप याद रखें और इसी को लगाएं, ताकि आने वाला जो खरीफ का सीजन है आपको अच्छा से अच्छा पैसा दे और अच्छा से अच्छा मुनाफा दे। दूसरा चीज़, खरीफ में नर्सरी लगाना जरूरी है, और उत्तरी भारत में नर्सरी लगाने में काफ़ी परेशानियां सी आती हैं, तो उसके लिए आप नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे नर्सरी काफ़ी हम लोग देते हैं किसानों को सस्ते दर पे, और काफ़ी यहाँ पे उत्पादन प्याज का खरीफ का बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। और नॉर्दर्न स्टेट में प्याज की उपलब्धता कम है, जितना खपत है उससे कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार काफ़ी परियोजनाएं चला रही हैं। हम लोग इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिन है खरीफ और रबी के माध्यम से जो भी उत्पादन होता है उत्तरी राज्यों के लिए सफिशिएंट होगा। और हम किसान भाई को चाहेंगे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है या एनएचआरडीएफ का सेंटर, वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। जी। और इसके लिए हेलो किसान चैनल आपके पास में यहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, हम इतना आप सभी के लिए संतोष देना चाहेंगे। और जैसे कि कुछ दर्शक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान के बारे में कई बार नहीं पता चल पाता, तो आप बस किसान चैनल देखते रहें, सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आज हमने जैसे कि आपको प्याज और लहसुन के बारे में जानकारी दी, तिल के बारे में भी बताया, और आशा करते हैं कि जिन किसानों ने ये फसलें ली होंगी
होगी उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होंगी और ज़रूर उसका उचित उन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पी के गुप्ता जी। नमस्कार मैम, आपको भी ढेर सारे किसान भाइयों को भी, जिन किसान भाइयों ने क्वेश्चन किया नहीं आ पाए वो अगली बार फिर ट्राई करेगा तो उसका आंसर या फिर आप हमें ईमेल भी करिए, उसके बाद भी कार्यक्रम के बाद भी आप अपने ईमेल कर सकते हैं, चाहे तो टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जब भी इस विषय को हम शामिल करेंगे उन सवालों को भी हम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं इस पर नजर। कल का हमारा विषय है खारे पानी में झींगा पालन और इसके अलावा बात करेंगे गर्मियों में पशुपालन पर। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। और जैसे कि हमने आपको बताया, ईमेल के अलावा आप हमें टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। हेलो किसान फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है, तो कहीं भी आप हमसे जुड़े और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी है आपके लिए, सबसे आसान तरीका है ये 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें, अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप आज का कार्यक्रम बीच से देख रहे हैं, पूरा नहीं देख पाए हैं, या फिर किसी जानकारी को ठीक से सुनना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं, तो इस QR कोड को अभी आप स्कैन करें और YouTube चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते तो YouTube पर जाकर @DD किसान चैनल सर्च करें, हमारा YouTube ID खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हेलो किसान कार्यक्रम को भी आप आज के एपिसोड को भी दोबारा देख सकते हैं, पुराने भी कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें, कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।